हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को एक बार से फिर से स्वागत है। जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको सबको मेरे ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को जैसे कि जो भी पुराना स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा कि इससे पहले जो है आप लोगों को 41 यानी 41 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए थे, और आज जो है ये 42 यानी 42 क्वेश्चन से प्रोवाइड कराने वाला हूँ आप लोगों को टॉप 20 क्वेश्चन यानी टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। तो जो भी नया स्टूडेंट है उन सबसे मेरा आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हमारे शासन में अधिकारी को सूची 1 कर्तव्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए उनका प्रयोग से उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर जो है ए का जो है ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका, ए का इसका हो जाएगा दूसरा। और समाहर्ता यानी महासंग्राहक, संधिवद्धता आपको जो है ये होगा कोषाधिकारी। इसके बाद जो है कर्मानिकता होगा खानों का प्रमुख। इसके बाद व्यवहारिकता होगा प्रमुख न्यायाधीश। अब देखिए, मौर्य शासन कार्य समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। ये संजीता का राज्य के कोषाध्यक्ष होता था, और कर्मानंती जो है औद्योगिक एवं कारखाने का अध्यक्ष होता था, और ये जो है व्यवहारिकता नगर प्रमुख न्यायाधीश होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प में अशोक के स्तंभों को समान रूप से पाए जाने वाले सही लक्षण दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी, कांतिमय, पालिश तथा एकस्म। तो अशोक के स्तंभों के सर्वोच्च डिस्क्रिप्शन है ये। अशोक के स्तंभों के सर्वोच्च नमूने की विशेषता है कि यह चमकीला, पॉलिश, घंटाकृत शीर्ष भाग में पशु आकृति का सुंदर नमूना अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक बोधयत्री में अपने विश्वास की स्वीकारोक्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी, भाब्रू का लघु शिलालेख। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण उसका भ्राबुर से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें स्पष्ट बौद्ध धर्म तथा संघ नामक अशोक बुद्धि त्रिरत्न का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। निम्नलिखित में से, अब देखिए इसमें से है ये व्याख्या सही है या गलत है, ये चुनने के लिए बोला। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख करने वाला प्रमुख शिलालेख संख्या 13, ये जो है दोस्तों ये रोमन अक्षर में 13 दिया हुआ है, धौली में स्थित नहीं है। ठीक है। आर है, अशोक कलिंग निवासियों को अपने विजय की स्मृति नहीं दिलाना चाहते थे। ये ऑप्शन जो है इसका, ये जो है ये पूरा सही है। अशोक की कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख से मिलता है। यदि शिलालेख अशोक को 2 प्रशासनिक केंद्र तोसली और जोगढ़ में स्थित है। इसके बाद जो है अशोक ने अपने प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में वर्णन किया है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान को के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी अशोक किसी भी प्रकार के कलिंग युद्ध की याद अपने निवासियों को नहीं दिलाना चाहता था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैन प्रिसेप द्वारा अशोक अभिलेख का अर्थ निकालने में सूत्र द्विभाषीय प्रलेख से मिले जो संबंध थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ये बढ़ा तथा अड़ाईमैक से। व्याख्या 1833 यानी 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम बरही लिपि को जैन प्रिसेप ने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त अशोक के ही कुछ अभिलेख अरामाइक लिपि में भी मिलता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कोटिल्स अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देती है, किस प्रकार? तो देखिए, एक राज्य से प्राप्त अथवा उनका निर्माण करना, चाहिए तथा सहेजना, ये जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। योजनाबद्ध रूप से सर्वस्व जिसमें भू राज्य सम्मिलित है संग्रह करना चाहिए, ये गलत है। धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखना चाहिए, ये भी जो है ये भी गलत है। इसके बाद एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कोटिल द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ था। इस ग्रंथ में एक राज्य को अपना निर्माण किस प्रकार करना चाहिए तथा किस प्रकार सहेजना चाहिए उसका वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए वही व्याख्या है। अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर ओर अवस्थित पाए गए हैं, परंतु इस सम्राट का कोई भी अभिलेख देश के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिलता है। अब देखिए आर का ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। देखिए तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। देखिए कथन ए और आर दोनों सही है। आर ये की व्याख्या स्पष्टीकरण है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, ये भी सही है। व्याख्या इसका जो है दोनों सही है। अशोक के अभिलेखों को यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में कठियावाड़ एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। देखिए कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था दोस्तों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप जो है ना नोट बना लीजिएगा। अशोक के अभिलेख मनसेरहा, शहबाज गढ़ी पाकिस्तान में, उड़ीसा में धौली जोगढ़ तथा सौराष्ट्र में गिरनार और मुंबई में पास सोपरा नामक स्थान पर दक्षिण में लुरिया मंडी जो कुर्नूल जिले में स्थित है। इस प्रकार सुदूर दक्षिणी क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र अशोक के क्षेत्र से बाहर तथा कोई कारण से अभिलेख नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। इसके बाद जो है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी। 1 और 2 ये दोनों सही है। अशोक और दशरथ ये और ये दोनों सही है। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी उपाधि के संबोधित किया। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों तथा उसके पुत्र दशरथ को नागा अर्जुन पहाड़ियों के जीवों के गुफाएं प्रदान की। इस गुफाओं में दीवारों का खुदे हुए लाखों से ज्ञात होता है कि अशोक 3 देवाना परमिन की उपाधि धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। सुदामा गुफा समर्पित था, सुदामा गुफा समर्पित थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आजीवक शांतों से। गया के पास बराबर की पहाड़ियों के अशोक ने अपने राज्याभिषेक को 12वें वर्ष में सुदामा गुफा आजीवक भिक्षुओं को दान में दी थी। सुदामा गुफा जो है भिक्षुओं को दान में दे दिया। कौन दे दिया? अशोक ने दिया। चलिए यूनानी और अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्वितीय उत्कीर्ण लेख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गंधार में। अफगानिस्तान में अशोक द्वारा स्थापित अभिलेखों की भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे 2 वक्त दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे कथन आर कहा गया है। नीचे दिए पुट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब देखिए इसका जो है आंसर जो है बी ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। देखिए चंद्रगुप्त ने यूनानियों का क्षेत्र के विरुद्ध युद्ध करवाया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर का खेमा खोदा। तो ये जो है ना ए और ई दोनों सही है। देखिए ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये जो है गलत थोड़ा लिखा हुआ है ये। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा उसके गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्र का जन्मदाता चंद्रगुप्त सेंड्रोकोस तथा इतिहास जस्टिन के वितरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने
तक्षशिला में अध्ययन के दौरान सिकंदर का खेमा देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेखों से लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के अधिकांश लेखों से लिपि ब्राह्मी लिपि है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को अभिलेख के पढ़ने से सफलता प्राप्त की थी। अशोक को अधिकांश अभिलेख पाली भाषा में थे। अशोक का जो अभिलेख जो है वो लिखा जो था वो पाली भाषा में लिखा हुआ था। अशोक के दो अभिलेख सहबाज गढ़ी एवं मेनसेहरा गृष्टि लिपि में लिखे गए थे। ये जो है ये दोनों लिपि में भी लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने राज्य वियोग में कितने वर्ष बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी 13 वर्ष में। अशोक ने अपने राज्य वियोग में 13 वर्ष बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। इसका प्रमुख कार्य जनता में धर्म का प्रचार था, कल्याणकारी कार्य करना आदि था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी टिफिन थेलर। 1750 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का टिफेंथर से पता लगाया था कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने उसे पढ़ने का सफलता प्राप्त की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से मौर्य काल का शीर्ष अधिकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ये तीर्थ। अर्थशास्त्र शीर्ष अधिकारियों के तीर्थ कहा जाता था। इसकी कुल संख्या कितनी थी? 18। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामत्य की संज्ञा दी गई। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अशोक के शासनकाल में कितने प्रांत थे? तो अशोक के शासनकाल में जो है ना दोस्तों कुल जो है अशोक के कुल 5 जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अशोक के कुल 5 प्रांत कौन था? उत्तरापथ जो तक्षशिला में था, दक्षिणापथ ये सुवर्णगिरी में है, अवंतित राष्ट्र ये जो है उज्जैन यानी में है, कलिंग जो है इसके बाद जो है आपको तेसली में है, पराची जो है आप पाटलिपुत्र में है। यही जो है ये 5 जो था अशोक का जो है ना प्रांत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? आप बोलिए इसमें सही सुमेलित यानी गलत कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लक्षणा अध्यक्ष माप तोल का अध्यक्ष था। और देखिए डिस्क्रिप्शन लक्षणाध्यक्ष का प्रमुख कार्य मुद्रा तथा टकसाल विभाग का प्रधान अधिकारी था जो सिक्कों को जारी करता था। मौर्यकालीन प्रशासन के कितने सदस्य का मंडल देखभाल करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30 सदस्य थे। मेगास्थानीय के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों से विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी 6 सदस्य होते थे और एक प्रत्येक समिति में जो है ना 5 सदस्य होते थे। चलिए आप देख लीजिए निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। इसको मिलान करने के लिए बोल रहा है, मिलान करने के लिए बोल रहा है इसका, तो इसका जो है ये होगा राजू का जो कर संग्रह करने के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करता था। इसके बाद जो है ये बी का जो है परदेशी का जो है ये चौथा होगा, ये जिला अधिकारी था। इसके बाद जो है अब देख लीजिए महामात्र ये जो है ये होगा नगर प्रशासन का अधिकारी। और ये जो है इसके बाद है प्रतिवेदक, ये जो है इस कार्य की सम्राट की सूचना देना। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। राजू ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। इसके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियाँ भी था। परदेशी का अब देखिए परदेशी का वर्तमान में जिला अधिकारी के समान होता था। उस समय जो क्या था तो परदेशी का जो है ना जिला पदाधिकारी होता था वो। इसके बाद देखिए महामात्र उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन के संबंधित था महामात्र। इसके बाद जो है प्रतिवेदक, इनका कार्य सम्राट से विभिन्न सूचना देना होता था। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। और हाँ, जो भी नया स्टूडेंट आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना और जो है ताकि मैं फ्री में आप लोगों को PDF प्राप्त हो सके और मटेरियल प्राप्त हो सके। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्य
पुष्यगुप्त से दार्शनिक झील का निर्माण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ये जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ जो है ना, देखिए जूनागढ़ अभिलेख। अब देखिए मौर्य काल में सिंचाई को और विशेष ध्यान दिया जाता था। मौर्य काल में क्या था तो सिंचाई खेती बाड़ी पे जो है ना ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ सीख मिलता है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।